अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने 19 माह 15 दिन तक चीफ जस्टिस के मनसब पर रहने के दौरान कई ऐसे फैसले दिए जिससे नए तनाज़ों ने जन्म लिया। इन फैसलों की बुनियाद पर एक तरफ तो सियासतदान अदलिया और जजेस पर तनकीद करते रहे, तो दूसरी तरफ अदलिया के अंदर तकसीम भी वाज़ेह होती रही। और अब अपनी रिटायरमेंट से सिर्फ एक दिन पहले चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने नैब कवानीन में की गई कई तरामीम को कलअदम करार देकर सियासतदानों पर नैब मुकदमात फिर बहाल कर दिए हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जेर सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज ये फैसला 2-1 की अक्सरियत से सुनाया है, जिसमें चीफ जस्टिस और जस्टिस इजाजुल एहसन ने इमरान खान की जानिब से चैलेंज की गई 10 तरामीम में से एक को छोड़कर बाकी तमाम तरामीम को कलअदम करार दे दिया है, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ किया है। इस केस का 55 सफ़ात पर मबनी तहरीरी फैसला अब से कुछ देर पहले जारी किया गया है, जो खुद चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने तहरीर किया है। फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम के खिलाफ दरख्वास्तों को आइन के आर्टिकल 9, 14, 24 और 25 के तहत बुनियादी हकूक का मसला करार देकर इसे काबिल समात करार दिया है। फैसले के मुताबिक ये तरामीम बराह रास्त अवाम को मुतासिर करती हैं, क्योंकि अवामी वसाइल के ज़ाती मफाद में इस्तेमाल से गुर्बत में इजाफा होता है, नाइंसाफ़ी बढ़ती है और अवाम के मयार ज़िंदगी कम होती है। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि अदालत सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 5 में की गई इन तरामीम को कलअदम करार देती है, जिसके तहत 50 करोड़ से कम की करप्शन और अवामी ओहदेदारों को नैब के दायरे कार से बाहर निकाला गया है। फैसले के मुताबिक अदालत ने नैब के पुराने कानून में जो सेक्शन 14 और सेक्शन 21G को बहाल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पार्लियामेंट की जानिब से असासे की नई तशरीह को भी कलअदम करार दे दिया है। अहम बात यह है कि नैब तरामीम से पहले किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर के नाम पर या उसकी बीवी, बच्चों या अहले खाना के नाम पर असासे को पब्लिक ऑफिस होल्डर का असासा कहा जाता था, मगर हुकूमत ने तरामीम करके स्पाउस, रिलेटिव्स और एसोसिएट्स का नाम निकाल दिया था। मगर अब सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक ऑफिस होल्डर के असासे की पुरानी तशरीह को बहाल कर दिया है। इसके अलावा हुकूमत ने सेक्शन 21G में तरमीम करके बैरून मुल्क से मिलने वाले दस्तावेजी सबूत या दीगर मवाद को अदालती समात में काबिल वसूल सबूत की हैसियत से निकाल दिया था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस तरमीम को भी कलअदम करार दे दिया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने नैब की जानिब से इंक्वायरी स्टेज पर गिरफ्तारी, रिमांड की मुद्दत 90 दिन रखने का कानून भी बहाल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी समेत कई सियासतदानों के कानूनी मुस्तकबिल पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। जबकि ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान, जो खुद इस कानून के खिलाफ अदालत गए थे, वो भी अब नैब के शिकंजे में फंस जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में प्ली बार्गेन से मुतल्लिक नैब तरमीम भी कलअदम करार दे दी है और सिर्फ सिविल सर्वेंट्स के हद तक एक शिक को बरकरार रखा गया है, जिसके मुताबिक सिविल सर्वेंट अगर कोई फैसला नेक नियति से करे और उस पर कोई जाती माली फायदा लेने का इल्जाम ना हो तो नैब उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। अहम बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में नैब को हुक्म दिया है कि वो 7 दिन के अंदर तमाम रिकॉर्ड मुतल्लिका इदारों में भेजे और नैब तरामीम के तहत बंद की गई तमाम तहकीकात और इंक्वायरियां बहाल की जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिला जुला रद्द-ए-अमल दिया है, क्योंकि साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने पहले तो इस फैसले को मुतनाज़ा फैसला करार देते हुए कहा कि नैब फिर जालिमाना शक्ल में बहाल हो गया है, मगर साथ ही ये भी कहा कि इस फैसले से नून लीग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इमरान खान को मुबारक हो, अब वो इस नैब को भुगतेंगे, अब वो 90 दिन का रिमांड काटेंगे। अब जो है वो कानून अपनी उसी शक्ल में, उसी काली या जालमाना शक्ल में जो है वो बहाल हो गया है। तो ये PTI और इमरान खान साहब को मुबारक हो, अब वो इसको भुगतेंगे और आने वाले दिनों में उनको जो है ना वो, जैसे पंजाबी में कहते हैं, लग पता जाएगा। अब 90 दिन का रिमांड काटे ना वो सारे। अब हम देखेंगे ना कि जब अदालतों के पास बेल का इख्तियार ही नहीं होगा तो फिर कैसे कोई अदालत उनको जो है वो बेल देगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम ने इस फैसले को अपनी कामयाबी करार देकर यह दावा किया है कि इमरान खान को मशवरा दिया गया था कि नैब तरामीम दरख्वास्त आप वापस ले लें ताकि आपको रिलीफ मिल सके, मगर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि वो कौम के पैसे से जाती फायदा नहीं ले सकते। इमरान खान साहब के भी 2 केसेस नैब के चल रहे हैं। कानूनी टीम के कुछ मेंबरान की तरफ से इमरान खान साहब को ये मशवरा दिया गया कि अगर आप तरामीम की पटिशन वापस ले लें या ना करें तो आपके केसेस भी ख़त्म किए जा सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने इनकार किया कि मैं कौम के पैसे के लिए, जो कौम का पैसा लूटा गया, मैं अपना ज़ाती फ़ायदा नहीं ले सकता। मैं नैब तरामीम का फ़ैसला इंशाल्लाह इस केस को परसू करूँगा।
अहम बात यह कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, राजा परवेज अशरफ समेत दीगर सियासतदानों के नैब में करप्शन केसेस दोबारा बहाल हो गए हैं। जबकि दिलचस्प बात यह है कि इन तरामीम के बाद जब शहबाज शरीफ से यह सवाल हुआ था कि पीडीएम हुकूमत ने अपने फायदे के लिए नैब तरामीम की हैं, तो शहबाज शरीफ ने कहा था कि शरीफ खानदान के किसी शख्स ने भी नई तरामीम से कोई फायदा नहीं उठाया है। या मेरे बड़े भाई ने या मरीम नवाज या हमजा ने नैब में दर्ज मुकदमे नए कानून के तहत हमने जवाबात दाखिल किए हैं और उसको डिफेंड किया, तो फिर तो आपका बिल्कुल जायज़ आपका सवाल है। और अगर हमने नए कवानीन का सहारा नहीं लिया और पुराने कानून के मातहत हमने इस अपने केसेस को लड़ा है और डिफेंड किया है, तो फिर आपकी जो बात है उसका फिर जवाब ये है कि ये कानून में तब्दीलियां इसलिए की गई कि ये मुल्क आगे चले। अब शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे मैंने या मेरे बड़े भाई ने नए तरामीम से कोई फ़ायदा नहीं उठाया, लेकिन प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने जो लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई है उसमें वाज़ेह तौर पे ये कहा गया है कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के केसेस जो हैं अब वो दोबारा खुल जाएंगे क्योंकि उनको रिलीफ मिला था। इस पर हम सबसे पहले बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शोएब शाहीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इमरान खान साहब की जो पटिशन थी उसको मंजूर करते हुए कलअदम करार दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। 2-1 का फैसला है कि जो नैब अमेंडमेंट्स हुई थी वो कलअदम करार दी जाती है। और ये कहा गया है मेजॉरिटी जजमेंट में कि आर्टिकल 9, 14, 24 और 25 की खिलाफ वर्जी है नैब अमेंडमेंट्स। और साथ में ये भी कहा गया है कि इससे पब्लिक बड़े पैमाने पे मुतासिर होती है क्योंकि अनलॉफुली जो स्टेट रिसोर्सेज होती हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए वो प्राइवेट हाथों में चली जाती है, जिससे गुर्बत में भी इजाफा होता है और इससे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ और इनजस्टिस है उसमें कमी आती है। लेकिन जो इख्तलाफी नोट है इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का, उनका नुक्ता नज़र ये है कि पार्लियामेंट का इख्तियार है कि वो नैब लॉ बनाए, तो इसी तरीके से उनका इख्तियार ये भी है कि वो उस लॉ को अमेंड करें या मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दें। और साथ में ये भी उन्होंने कहा है कि जब तक बियॉन्ड डाउट ये ना हो कि ये फंडामेंटल राइट्स का इशू है, तब तक जजेस को पार्लियामेंट के इख्तियारात के हवाले से फैसले नहीं देना चाहिए। आप कैसे देखते हैं इस जजमेंट को? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बात ज़्यादा काबिल आप एतबार कहें या रीज़न के करीब है कि जो फ़ैसला जब आप उसको देख रहे हैं कि एक शख्स जिसने पब्लिक का पैसा है उसने करप्शन के ज़रिए लूट के अपने अकाउंट में डाल दिया, मुल्क से बाहर चला गया, तो हम अगर उसको माफ़ कर देंगे या इस तरह लॉ को अमेंड कर देंगे तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल होगा। तो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट का जो मेजॉरिटी व्यू है वो बहुत बेहतर और रीज़नेबल और ठीक है, आइन और क़ानून के मुताबिक है, और मैं उसको समझता हूँ कि ये बड़ा ही मोतबर फ़ैसला है। इससे एहतसाब का निज़ाम बेहतर होगा और इससे कम से कम उन लोगों के ऊपर एक डर खौफ पैदा होगा जिन्होंने इस मुल्क की लूटी हुई रकम को या मुल्क से बाहर ले गए हैं और या यहाँ उन्होंने अपने ज़ाती इस्तेमाल में लाए। लेकिन शोएब साहब, जो इख्तलाफी नोट है मंसूर अली शाह साहब का, उसमें वो ये कहते हैं कि पार्लियामेंट का काम है कानून साजी करना, नैब लॉ उन्होंने ही बनाया और वो उसको अमेंड भी कर सकते हैं और वो चाहे तो मुकम्मल तौर पर ख़त्म भी कर सकते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं कि पार्लियामेंट को ये अख्तियार हासिल है कि वो कोई भी कानून साजी कर ले, इवन आइन में भी तरमीम कर ले विद 2/3 मेजॉरिटी। लेकिन एक है अख्तियार, लेकिन एक है अख्तियार का इस्तेमाल कैसे किया। अगर लॉ पर्सन स्पेसिफिक हो, फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ हो, अल्ट्रा वायरीज हो, अनरीज़नेबल हो और या अपने एक ख़ास ग्रुप को फ़ायदा पहुँचाने के लिए हो, तो मेरा ख्याल है कि उसको फिर जुडिशल रिव्यू का हक़ तो सुप्रीम कोर्ट को हासिल है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस ग्राउंड पे और इन रीज़न्स पे जो उसको सेटिसाइड किया है उस पर तो मेरा ख्याल है कोई दूसरी राय नहीं है। ये कहना कि पार्लियामान को अख्तियार नहीं है, ये बात तो दुरुस्त नहीं है। पार्लियामान को बिल्कुल अख्तियार है, लेकिन उसके अख्तियार का इस्तेमाल क्या उन्होंने इन गुड फेथ किया है या इन लैक ऑफ बोनाफाइडी उसमें नज़र आ रही है। अगर ये नज़र आ रहा है कि शरीफ फैमिली का वकील लॉ मिनिस्टर हो और वो क़ानून बनाए और पार्लियामेंट के बैठे हुए लोग जो अपने अपने मुकदमात को सामने रखें और उसके नतीजे में उस लॉ को अमेंड कर लें, जिस तरह आप कह सकते हैं बहुत सारी बातें हैं कि मसलन कहा गया कि ख्वाजा बिरादरान जैसे साद रफ़ीक वगैरह के जी 80 के करीब अफराद थे जिन्होंने एप्लीकेशन दी थी, उसमें 100 अफराद की कंडीशन लगा दी गई। कुछ केसेस ऐसे थे, मसलन 40 करोड़ रुपए का मामला है, उन्होंने कदगन लगा दी कि जी 50 करोड़ रुपए से कम की अगर अमाउंट होगी तो वो इनके
क्लास में या डेफिनेशन क्लास में या इनके परव्यू में, नैब परव्यू में नहीं आएगी। तो इस तरह से अगर आप क़वानीन साजी करेंगे तो वो कानून को ऑन द टच स्टोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसको परखने का, चेक करने का अख्तियार लेकिन शोएब साहब, इस वक्त जो पार्लियामेंट थी या जो पार्लियामेंट अगली भी आएगी, उसमें तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे और तमाम सियासी पार्टी से होंगे जिनके ऊपर नैब के मुकदमात हैं, यानी कि पीपल्स पार्टी के ऊपर भी हैं, नून लीग के ऊपर भी हैं, अब तो खुद इमरान खान के ऊपर भी 2 केसेस हैं, उनकी पार्टी के रहनुमाओं के ऊपर भी हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर इन तमाम पार्लियामेंटेरियंस पे, इन जमातों पे नैब के केसेस हैं तो ये उस कानून को बदल ही नहीं सकते? तो फिर ये नहीं बदल सकते तो कौन और बदलेगा? क्योंकि इनमें से कोई भी अगर पीटीआई, पीपल्स पार्टी या नून लीग कानून बदलने की कोशिश करेगी तो सामने ये आ जाएगी बात कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इनके ऊपर तो खुद मुकदमात हैं, तो फिर कैसे बदला जाएगा ये कानून? देखें, एक है कि सिर्फ ये एक ग्राउंड होना कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया और आप चूंकि इसमें मुल्ज़िम है तो इस वजह से आप कानून नहीं बदल सकते। लेकिन दूसरी बात है कि उसके साथ कपल्ड विद रीजंस भी होना चाहिए ना। आप मसलन एसेट्स बियॉन्ड मींस का केस है, उसके अंदर आपने लिख दिया है कि ये उसका अगर 1 करोड़ रुपए उसकी आमदनी है और अगर उसके अकाउंट में या उससे साबित हो जाता है कि 1 बिलियन भी अगर उसके पास है तो भी नैब साबित करेगा कि ये करप्ट प्रैक्टिसेस के पैसे हैं। और ये उससे नहीं पूछा जाएगा कि ये बताएं कि आपके पास ये 1 बिलियन कहाँ से आ गया। तो इसलिए ये जो प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस है वो इसमें मुख्तलिफ हो गई थी। तो इसलिए बाकी जो ग्राउंड्स हैं, बाकी जो चीज़ें हैं वो भी देखी जाएंगी। नॉट दी ओनली ग्राउंड कि जनाब आप पर्सन स्पेसिफिक लॉ बना रहे हैं, ये भी एक ग्राउंड होगा, लेकिन एक जनरल है। एक है आपकी सारी लीडरशिप उन मुकदमात में, मोस्ट ऑफ द लीडरशिप मुलव्वस है और वो सारे अपने अपने मुकदमात को सामने रख के आप उसको लॉ को अमेंड किए जा रहे हैं। और न सिर्फ वो है बल्कि वो आपने अनरिजनेबल ग्राउंड्स भी डाल दी हैं, उसमें वो चीज़ें डाल दी हैं जो बड़े ट्रिकी हैं और जिससे आप एहतसाब का निज़ाम आपका कमज़ोर होगा। तो मेरा ख्याल है कि उन चीज़ों लेकिन शोएब साहब, आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट की मुतअद्दिद ऐसी जजमेंट्स मौजूद हैं जिसमें वो नैब के कवानीन या नैब के जो किरदार था उस पर वो ये बात नहीं करते हमें दिखाई दिए कि जो एहतसाब का अमल है उसको बड़ा स्ट्रॉन्ग किया है नैब ने, बल्कि जो जजमेंट्स थी वो इसके बिल्कुल बरक्स थी। ये तो हमने देखा है कि कहा गया है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है नैब का कानून। ये तनकीद भी होती रही है कि सियासी इंजीनियरिंग के तौर पे इस्तेमाल किया गया ये कानून, जो पावर में होता है वो इस्तेमाल करता है। तो जजमेंट्स तो इस किस्म की थी, फिर क्या वजह है आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज तमाम जो अमेंडमेंट्स थी उसको उड़ा दिया है? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए माजी में भी इस्तेमाल हुआ है नैब और आज भी इस्तेमाल हो रहा है। मुझे ये बताएं, मैं मुख्तसर सी एक बात करता हूँ, पुराने लॉ में भी नए लॉ में भी जब तक आप इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे ना हो, जब तक आप रिपीटेड नोटिस ना दें, जब तक इंक्वायरी रिपोर्ट ना दें, तब तक आप किसी का वारंट ऑफ अरेस्ट जारी नहीं कर सकते। यहाँ खान साहब का वारंट ऑफ अरेस्ट जारी हो गया विदाउट गिविंग ए सिंगल नोटिस और ना उसको इंक्वायरी रिपोर्ट दी गई और उसको एग्जीक्यूट कराया गया थ्रू रेंजर्स, आपने गिरफ्तार करा लिया हाई कोर्ट के प्रेमिसेस से जिसके अंदर वो बेल पिटीशन लेकर आए हुए हैं, अपने आप को कोर्ट के सामने सरेंडर कर चुके हैं। अगर मिसयूज ऑफ लॉ करना है तो इन्होंने करना ही करना है। आप बताएं कि अगर पुलिस गलत किसी को पकड़ लेती है, फिर इमरान खान साहब के केस में अदालत ने भी ये देखा और ये चीज ज़ेरे बहस आई कि क्या पहले वारंट जारी किए गए थे, क्या ये मामला इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे तब्दील हो गया था, इन सब चीजों को देखा गया ना। अब हम जब पुराने कानून पे चले गए तो इसका मतलब इंक्वायरी छोड़ें, कंप्लेंट वेरिफिकेशन स्टेज पर बगैर वारंट के भी गिरफ्तारी हो सकती है। अब तो ये मामला होगा ना, अब तो वो चीज ज़ेरे बहस ही नहीं आएगी कि क्या उसको गलत इस्तेमाल किया या नहीं किया। देखें, पहली बात तो ये है कि ये तो सारे हम कवानीन को पढ़ेंगे, अब तक उन्होंने क्या क्या सारे लॉज तो उन्होंने नहीं वैलिडेट कर दिए, जो कुछ उसमें से अनरीजनेबल थे उनको ख़त्म किया और जो रीज़नेबल थे, मसलन जो 15 दिन वाली थी, दूसरी तीसरी चीज़ थी, उनको वैलिडेट भी डिक्लेयर किया और सिविल सर्वेंट्स की हद तक भी उनको खासा प्रोटेक्शन मिली। लेकिन क्वेश्चन यहाँ ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि मिसयूज़ ऑफ ऑफिशियल पोजीशन कोई भी शख्स करे तो उसका ये मतलब नहीं है, मसलन जैसे मैंने आपको गुजारिश की कि अगर आप कोई पुलिस वाला गलत तरीके से पर्चा काट देता है तो क्या हम सीआरपीसी और पीपीसी को तो नहीं बदलेंगे ना। कानून तो दुरुस्त है, कानून का इतलाक करने वाले, कानून का इस्तेमाल करने वाले और उसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल करने वाले लोगों का रवैया गलत है। तो लिहाजा फॉर दैट पर्पज़ हम उसको चेंज करेंगे और उस हद तक हमारा ख्याल है कि जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अनरीजनेबल इस पे अमेंडमेंट्स थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा, ये जरा बताइएगा, इसकी वजाहत करें, क्योंकि अब से कुछ देर पहले ये शॉर्ट ऑर्डर सामने आया है तो आप कह रहे हैं कि क्या कुछ चीज़ों को वैलिडेट किया या तमाम चीज़ों को जो है कलअदम करार दे दिया गया। अब जैसे मिसाल के तौर पर ये था कि बारिश सबूत जो है अमेंडमेंट के जरिए मुलजिम से हटाकर नैब पर डाल दिया गया था, क्या इसको बरकरार रखा गया है?
मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी के हवाले से जो है शिक ख़त्म कर दी गई थी कि उसकी जिम्मेदारी नहीं आएगी, लेकिन क्या उसको भी दोबारा ख़त्म कर दिया गया है? ये चीज़ तो बड़ी ऑब्वियस है कि जो 550 करोड़ के नीचे वाले केसेस को ख़त्म किया गया था वो अब शिक ख़त्म कर दी, यानी कि अब 2, 3, 4 करोड़ का भी केस होगा तो वो भी नायब सुन सकती है। जी, इसमें कोई शक नहीं। ये जो 100 अफराद वाली बात थी उसको ख़त्म कर दिया गया। जो 50 करोड़ वाला इशू था उसको भी ख़त्म कर दिया गया कि वो केसेस सुने जा सकते हैं। इसी तरह जो एसेट्स बियॉन्ड मीन्स वाला इशू था, जो कि आप नहीं पूछ सकते थे उससे जब तक आप करप्ट प्रैक्टिसेस को साबित नहीं करेगी नैब, तो वो उस सेक्शन 9A5 को उसको भी रेस्टोर कर दिया गया। इसी तरह सेक्शन 9A6 को, जिसमें मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी और एक्सप्लेनेशन आई थी जो तरमीम के ज़रिए, उसको भी ख़त्म कर दिया गया था, क्योंकि उसमें वो फेक अकाउंट्स के ज़रिए जब तक कनेक्शन साबित ना हो। और उसके अंदर फिर ये भी था, मसलन आज आपके पास 1 करोड़ रुपया है तो आपसे आज के अकाउंट से पूछा जाएगा, पीछे आप नहीं लेके जाएंगे। फ़र्ज़ करो आपके अकाउंट में 1 बिलियन भी आया है तो वो आपसे नहीं पूछा जाएगा। फिर आपका उसके साथ किसी को आपने फ़ायदा पहुंचा दिया और उस फ़ायदा पहुंचाने वाले से आपका डायरेक्ट नेक्सस नहीं साबित होता, कनेक्शन नहीं साबित होता कि आपको उसने दोबारा फ़ायदा पहुंचाया है, तो आप उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको नहीं पूछ सकेंगे। इसी तरह जो प्रिजम्पशंस थी, ओनर्स टू प्रूव दी जो था, उसको भी चेंज किया। सेक्शन जो 14 थी, वो जो ओरिजिनल लॉ था उसको वापस रेस्टोर किया गया। ये बेसिक चीज़ें थी। और ये भी कहा गया था ना, जो सेक्शन 4 था उसको अमेंड करके ये कहा गया था कि मिसाल के तौर पे कोई फैसला काबीना ने किया है, ईसीसी ने किया है, एक्नेक ने किया है, या कोई टैक्स के मामलात हैं, तो वो रेलेवेंट अथॉरिटीज़ के पास जाएंगे और अगर ये काबीना का फैसला या किसी अथॉरिटी का फैसला है तो वो नहीं चैलेंज किया जा सकता। वो भी ख़त्म कर दिया है। जी, वो उसको भी ख़त्म कर दिया। तो सिविल सर्वेंट्स को प्रोटेक्शन ज़रूर मिली है, लेकिन उसको भी ख़त्म कर दिया गया। लिहाजा जहाँ जहाँ करप्शन होगी, जहाँ जहाँ मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी होगी, जहाँ करप्ट प्रैक्टिसेस होगी, जो ओरिजिनल लॉ था उसको रेस्टोर कर दिया गया। सिवाय उसको तो खैर चैलेंज ही नहीं किया गया था, रिमांड का जो इशू था और वो जो वारंट ऑफ अरेस्ट के जो बारे में जब ये चैलेंज किया था इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में, उसमें उस वक्त सियासी हालात बड़े मुख्तलिफ थे। शायद इमरान खान को ना पता हो कि उनके खिलाफ नैब के केसेस बनेंगे, वो मंतकी अंजाम तक भी पहुंचने के करीब आ जाएंगे, लेकिन अब ऐसा हो रहा है। तो इसीलिए शायद राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि हम तो भुगत चुके हैं, अब बारी है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के भुगतने की, इमरान खान के भुगतने की। वो भुगतेंगे, 90 दिन का रिमांड भी भुगतना पड़ेगा, और जो उनको एक के बाद एक बड़ी आसानी से बेल मिल जाती है वो सिलसिला भी अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि पुराना कानून बहाल हो गया है। देखें, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अगर इसके मतलब ये है कि फिर हम करप्शन को कंप्रोमाइज़ कर लें, अगर मिसयूज़ ऑफ लॉ होना है तो 180 मुकदमा फिर किस चीज़ के बनाए हैं? अभी तक तो अलकादिर ट्रस्ट या 1 या 2 केस बनाए हैं ना, अभी तक तो वो भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है जो नैब के पास हैं, उसमें तो गिरफ्तारी भी नहीं हुई। बात यह है कि जिन मुकदमात में गिरफ्तार किया हुआ है वो क्या हैं? वो तोशा खाना जिसमें सब लोग पैसे लेके खा गए हैं, बाकी सारे जो मुजरिम हैं जिन्होंने गाड़ियाँ ली हैं, जिसमें मरियम नवाज़, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, यूसुफ गिलानी जो नहीं ले सकते थे और नैब लॉ अमेंड करके अपने मुकदमात ख़त्म करा लिए। तो बात यह है कि हम तो बगैर किसी गुनाह के भी भुगत रहे हैं, और जो गुनाहगार हैं हम ये कहते हैं कि उनको तो आप छोड़ दें। हमें इससे कोई खतरा नहीं है, हमें कोई डर खौफ नहीं है। लेकिन आपने कहा ना कि माजी में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती रही है। कानून को तो आप कह रहे हैं सीआरपीसी, पीपीसी को भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अगर कानून ही गलत हो और उसको मुख्तलिफ जमातें काला कानून कहती हो, तो उसको तो इस्तेमाल करना किसी के खिलाफ ज़्यादा आसान हो जाता है ना, ज़्यादा वाइड रेंज हो जाती है उसकी। देखें, मिसयूज ऑफ जहां अथॉरिटी आएगी, जहां पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन आएगा, जहां पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का क्वेश्चन आएगा, तो आपने दहशतगर्दी, आपने गद्दारी, आपने म्यूटिनी, आपने कौन सा जुर्म है जो नहीं लगा दिया आपने खान साहब के ऊपर या सहाफ़ियों के ऊपर या लोगों के ऊपर। बात यह है कि अगर जब आपने मिसयूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन करनी है, जब आपने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करनी है, जब आपने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करनी है, आप तो आपके मुकदमात के बगैर ही उठाए जा रहे हैं। 8-8 दफ़ा 10-10 दफ़ा जमानतें की हैं कोर्ट ने, उसके बावजूद आप उठा लेते हैं। और जितनी मिसयूज मुझे बताएं, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर है, ये जो नक्शे अमन का खतरा है, उसका जितना इस्तेमाल किया है इस फाशिस्ट हुकूमत ने, जो जाते जाते मुझे बताएं किसी ने आज तक इतना MPO का इस्तेमाल नहीं किया जितना इन्होंने कर दिया है। जब आप कोई भी लॉ गलत इस्तेमाल करेंगे तो वो जो अशखास इस्तेमाल कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, लेकिन असल मसला ये है कि हमारे तो ये जरा बताइएगा, आप लोगों की मुख्तलिफ मुलाकातें होती रही इमरान खान से, किसी मौके पर उन्होंने ये कहा आपसे कि अब जो ये मामला है नैब अमेंडमेंट का जिसको हमने चैलेंज किया उसको वापस ले लें क्योंकि इसका इतलाक हम पर भी हो सकता है? नहीं, ना तो सिर्फ उन्होंने कहा बल्कि आज ही मैं उनको मिल के आ रहा हूँ। वो बहुत खुश हुए कि हमें एहतसाब के निज़ाम को इम्प्रूव करना है, बेस्ट गवर्नेंस करनी है। अगर आप इस
1100 अरब के मुकदमात को ख़त्म कर देंगे तो जो इस कम से कम इतने सख्त कानून के होते हुए करप्शन हो रही थी, तो आगे फिर करप्शन कैसे नहीं होगी। इसलिए हमें इस एहतसाब के निज़ाम को इम्प्रूव करने के लिए अपना रोल अदा करना है और उससे उनको बड़ी खुशी हुई, उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया कि उनकी आज पिटीशन। अच्छा, 2 केसेस उनके खिलाफ है, आप कह रहे हैं कि इसके बावजूद उन्होंने खुशी का इज़हार किया आज के फैसले पर। लेकिन ज़रा ये भी बताइएगा कि क्या इस हवाले से भी बात हुई कि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को उन्होंने कहा था कि डेट दे देनी चाहिए, अभी 3 रोज़ पहले जब आपके मुख्तलिफ वकला उनसे जाके मिले, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई उसके बाद, लेकिन उस दिन फिर जो फैसला आया डॉक्टर आरिफ अलवी की तरफ से, उस पर आपकी जमात ही कह रही है कि उन्होंने तो कोई फैसला ही नहीं दिया, तारीख ही नहीं दी, जबकि उनका इख्तियार है। तो इस हवाले से क्या कहा इमरान खान साहब ने? नहीं, इस मौजू पे बात नहीं हो सकी, इत्तेफाक से टाइम शॉर्ट था। लेकिन एक बात तो तय है, आप देखेंगे अपने उसके आर्डर में पैराग्राफ नंबर 3 में उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया है कि 6 नवंबर की डेट है। उनका जो इख्तियार था आर्टिकल 48(5) में, वो इख्तियार उन्होंने इस्तेमाल करके उन्होंने तो अपने इख्तियार को वाज़े किया है पॉइंट नंबर 3 में, लेकिन पॉइंट नंबर 8 जो ऑपरेशनल है उसमें वो कह रहे हैं कि सूबाई हुकूमतें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुआवनत हासिल करे सुप्रीम कोर्ट की और फिर एक तारीख दे। जो ऑपरेशनल पार्ट है उसमें तो उन्होंने बड़ा अहम छोड़ दिया है ना। नहीं, हाँ, हालांकि नोटिफाई करना चाहिए था उनको, लेकिन बात यह है कि बाकी जो हैं प्रोविंशियल असम्बलीज, उनको अख्तियार नहीं है। वो इन्होंने लॉ को अमेंड कर दिया था, या आइन के मुताबिक जिसने गवर्नर ने असम्बली डिसॉल्व की है वो गवर्नर की पावर्स हैं फॉर फ्यूचर पर्पजेज के सबको इकट्ठा करके एतमाद में लेके एक दिन की तारीख के लिए आप। लेकिन मैं थोड़ा हैरान हूं क्योंकि उस दिन आप लोगों ने बताया कि इमरान खान ने कहा है कि प्रेसिडेंट साहब को डेट देनी चाहिए, आज आप कह रहे हैं इस हवाले से कोई बात ही नहीं हुई, मतलब कोई रिएक्शन ही नहीं इमरान खान साहब का इसके ऊपर? नहीं, बात नहीं हो सकी। मैंने कहा रिएक्शन तो हम उनसे पूछते बात करते तो रिएक्शन होता ना। हमारी बात इसलिए नहीं हो सकी कि हमारे कुछ लीगल इश्यूज थे, उनकी कंसल्टेशन के डिस्कशन के प्रोसेस में थे, तो नेचुरली इस दौरान टाइम ख़त्म हो गया। तो लेकिन ये नैब वाले लॉ पे हमने डिस्कशन की है, ये उनको हमने बताया भी है, तो इसलिए चूँकि टाइम शॉर्ट था मैंने कहा कि उन्होंने, इसलिए हमने उस मौजू पे हमने उनसे बात की। आपका लीगल ओपिनियन क्या है कि जो खत लिखा है प्रेसिडेंट साहब ने, वाज़े तौर पे उनको डेट देनी चाहिए थी, नोटिफाई करना चाहिए था कि इलेक्शन इसी दिन होंगे, या जिस तरह की उन्होंने एक सिर्फ वजाहत की अपने किरदार के बारे में और इस पे इलेक्शन कमीशन का और लॉ मिनिस्ट्री का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, उस तक महदूद रखना चाहिए था खत को? देखें, बेहतर होता कि वो प्रॉपर नोटिफाई करते कि ये मैं डेट अपॉइंट कर रहा हूँ, ये 6 तारीख है। लेकिन अगर आप इनकी लैंग्वेज को पढ़ें, वो के है थोड़ी सी मोहतात किस्म की, आप कहें या जो भी उसका लफ्ज़ कहें, लेकिन पैराग्राफ 3 में उन्होंने अपनी इंटेंशन वाजे करके बता दी है कि मेरी राय में दिस शुड बी द डेट, दैट इज़ दी 6 नवंबर। लिहाजा उनकी जो एक लीगल फॉर्मेलिटी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी थी, वो उन्होंने परफॉर्म कर दी। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर जिम्मेदारी उनकी है तारीख देने की, तो मोहतात अंदाज में क्यों उन्होंने किया ये काम? आई थिंक 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं, क्योंकि इसके साथ जुड़ी हुई हैं चारों सूबाई असम्बली का इलेक्शंस। तो फॉर दैट पर्पज़ उन्होंने वो फर्दर भेज दिया है इलेक्शन कमीशन को कि आप कंसल्ट करें बाकी तमाम स्टेक होल्डर से, ताकि सबका कंसल्ट लेके 6 नवंबर को सबके इलेक्शन हो सकें। फॉर दैट पर्पज़ बीइंग हेड ऑफ द स्टेट उन्होंने उनको एक एडवाइस भी की है और हिदायत भी जारी की है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शोएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पीडीएम हुकूमत ने नैब कवानीन में जो तरामीम की थी, सुप्रीम कोर्ट ने आज उन्हें कलअदम करार दे दिया है। 2-1 से यह फैसला आया है, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा बिलाल भुट्टो जरदारी ने आज अपने इत्तेहादी PMLN पे तनकीद की है। ये कहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड की जो मैं बात करता हूँ, ये एतराज़ मेरा एक सियासी जमात से है। ये भी कहा है कि उस सियासी जमात ने इफ्तिखार चौधरी जो साबिक चीफ जस्टिस हैं उनके साथ और जनरल पाशा के साथ मिलकर RO इलेक्शंस करवाए, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी पंजाब से आउट हो गई, लेकिन आज वही पार्टी मुश्किलात में है। इसके अलावा ये भी उन्होंने कहा है कि इस वक्त जो कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है उसको ख़त्म करने का एक यही तरीका है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन की डेट जारी करे और शेड्यूल का ऐलान करे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं PMLN के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह। राना साहब, बहुत देने के लिए। राना साहब, जब आपकी PDM हुकूमत आई थी, जो पहले आपने चंद काम किए थे उनमें से एक काम ये भी था कि नैब जो कवानीन है उनमें आपने तरमीम की थी और तनकीद भी हुई थी कि क्या PDM हुकूमत इक़्तिदार में आई इसीलिए कि नैब कवानीन को तब्दील किया जाए, अपने ऊपर से केसेस ख़त्म किए जाएँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज उन तरामीम को कलअदम करार दे दिया है। कैसे देखते हैं इस फैसले को आप? देखिए, जब ये मामला जो है वो ज़ेरे गौर था पार्टी के अंदर भी और कैबिनेट के अंदर भी, तो उस वक्त इसके ऊपर 3 आरा थी। एक राय ये थी कि नैब को सिरे से ही खत्म कर दिया जाए, इसको बंद कर दिया जाए।
एक राय ये थी कि इसमें जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि दुरुस्त नहीं है, जिनकी वजह से ये कानून जो है ये काला कानून कहलवाता है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर अदालतों को इतराज़ है। फिर जो इस्लामी दर्जाती कौंसिल है उसने ये कहा है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ जो उन्होंने शिफ्ट किया है ये इस्लामी शरीयत के जो है वो खिलाफ है। तो ये चीज़ें जो हैं ये इस हद तक जो है वो इस कानून को अमेंड करती है। और एक तीसरी राय ये थी कि इसे अमेंड ना किया जाए, ना ख़त्म किया जाए, बल्कि इसके तहत जो है जो आउट गोइंग गवर्नमेंट है, जो नैब को के कानून, इस काले कानून को इस्तेमाल करके अपने मुखालफीन के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाती रही है और अपने मुखालफीन के खिलाफ जो है वो इंतकामी कार्रवाइयाँ करती रही है, तो उनको ज़रा जो है वो उनके खिलाफ इसका जो है वो इस्तेमाल में लाया जाए, ताकि उनको भी मालूम हो कि इस कानून को अपने मुखालफीन के खिलाफ एक ऐसे अंदाज में इस्तेमाल करने के क्या कंसिक्वेंसेस। लेकिन बहरहाल दूसरी राय जो थी वो मोतबर ठहरी और अमेंडमेंट्स हो, तो अब वो अमेंडमेंट जो है वो वापस हो गई है। तो मेरा ख्याल है कि वो राय दुरुस्त थी और इस काले कानून का जो है वो बिल्कुल भरपूर इस्तेमाल जो है ये PTI की गवर्नमेंट में जिस किस्म की तरक्की हुई और जिस तरह से इन्होंने मुल्क को लूटा, वो फरा गोभी, वो पिंकी खीर, वो जो अपना जो है वो पाक पतन की जो है वो ससुराली फैमिली, वो जो सन इन लॉज हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अली साहब के, इन्होंने जिस तरह से लूटा है मुल्क को, जिस तरह से उन्होंने पैसा खर्चा किया। लेकिन राणा साहब आप कह रहे हैं कि ठीक है अब ये अगर पुरानी शक्ल में बहाल हो गया तो PTI भुगतेगी, लेकिन अभी हमने बात की शोएब शाहीन साहब से, उन्होंने कहा मैं इमरान खान से आज मिलकर आया हूं, वो बहुत खुश है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से। उनकी वुकला की टीम ये कह रही है कि हमने मशवरा दिया था कि आप भी बेनिफिशरी होंगे, अपनी दरख्वास्त वापस ले लें, लेकिन इमरान खान ने कहा कि मैं वापस नहीं लूंगा, मैं कौम का नुकसान नहीं करूंगा, मेरे ऊपर जो केसेस हैं मैं उसको मेरिट पे लड़ूंगा। तो वो तो हाई मॉरल ग्राउंड ले रहे हैं कि मेरे पे केसेस हैं, मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप लोग एक्सपोज होंगे। गोभी जी करप्शन के बाद हाई मॉरल ग्राउंड वो किस तरह से ले रहे हैं? वो जो उन्होंने 60 अरब का डाका मारा पूरी कैबिनेट को मिला के, अब इस अपना जो है वो कलम होने के बाद अब जो है ये सारी कैबिनेट जो है वो जेल जाएगी ना, सारी कैबिनेट जो है वो भुगतेगी। वो जो फैसला उन्होंने किया था कि फैसले की रूह से जो है वो डाका पड़ा। और जो है फिर राणा साहब क्या वजह है कि इमरान खान साहब को जब नजर आ रहा था कि सख्तियां हो रही है, केसेस उन पे बन रहे हैं, उनकी अहलिया पे बन रहे हैं, तो वो दरख्वास्त वापस ले सकते थे, क्यों नहीं ली उन्होंने वापस? नहीं, मेरा ख्याल है कि वो वापस अगर लेते भी तो शायद वो दरख्वास्त जो है वो, क्योंकि जब दरख्वास्त दे दी जाए और उसके ऊपर अदालत जो है वो कॉग्निजेंस ले ले और केस जो है वो आगे बढ़ जाए, तो उसमें फिर ऐसा हो सकता है कि अदालत जो है वो वापसी की इजाज़त ना दे, क्योंकि फिर आप इस मरहले पे दरख्वास्त जो है वो अदालत की इजाज़त से वापस ले सकते हैं। अच्छा राणा साहब, अब PTI के साथ जो होगा सो होगा, देखते हैं कि इस कानून का इतलाक कैसे होता है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा था कि ये जो नई तरमीम है इससे ना मैंने फ़ायदा लिया है, ना मेरे बड़े भाई ने फ़ायदा लिया है, शरीफ फैमिली ने कोई फ़ायदा नहीं लिया है। लेकिन नायब प्रोसिक्यूटर जनरल ने जो लिस्ट जमा करवाई है सुप्रीम कोर्ट में, उसके तहत तो साफ साफ लिखा हुआ है कि नवाज शरीफ का जो तोशाखाना केस है उसमें जुरिस्डिक्शन की वजह से वो केस ख़त्म किया गया था, अब वो वापस बहाल हो जाएगा। शहबाज शरीफ साहब का जो केस है वो भी बहाल हो जाएगा, रमज़ान शुगर मिल का। तो फिर क्यों कह रहे थे शहबाज शरीफ साहब के नई तरमीम से हमने कोई फ़ायदा नहीं हासिल किया? वो इसलिए कह रहे थे कि उनके खिलाफ जितने केसेस जो है वो नायब अदालतों में जो इस्तेमाल थे, उन तमाम केसेस जो हैं वो तमाम केसेस मेरिट पे दर्ज हुए। उनमें से कोई केस भी इस बुनियाद पे वापस नहीं हुआ कि ला अमेंड किया। नहीं राणा साहब, मेरे सामने पूरी ये लिस्ट मौजूद है जिसमें रिमार्क्स में बाकायदा तौर पे ये लिखा गया है शहबाज शरीफ साहब के केस के हवाले से कि 2002 में जो अमेंडमेंट आई है उस वजह से लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन है तो केस बंद किया गया है, और यही बात नवाज शरीफ साहब के केस के सामने भी लिखी हुई है। नहीं, उसमें कोई 1-2 केसेज ऐसे हैं या इंक्वायरीज हैं कि जो अभी इंक्वायरी स्टेज पे थी, तो वो जो है वो वापस नहीं है।
तो वो ठीक है, वो अगर आ भी जाएंगी तो वो कोई ऐसे केसेस नहीं है कि जिनमें कोई दम खम हो, वो सारे बिल्कुल बेबुनियाद केसेस हैं। चलिए वो तो लेकिन बाद में पता चलेगा, लेकिन जब आप कहते हैं कि ये पीटीआई कि लोगों भुगतेगी, के हमने जो खिलाफ भुगतना था केसेस भुगत हैं लिया है, क्या ऐसा ही होगा? क्योंकि फैसल वाडा साहब को मैं पिछले कई दिनों से सुन रहा हूं और आपको पता है कि आजकल के हालात में उनकी राय बड़ी अहम होती है, तो वो तो ये कह रहे हैं कि तमाम सियासतदान अब शिकंजे में आएंगे क्योंकि एक सरप्राइज देने वाले हैं उमर अता बंदियाल साहब, चीफ जस्टिस नवाज शरीफ साहब, दीगर पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उनके केसेस वापस खुल जाएंगे। तो आपको यकीन है कि जो आप कह रहे हैं कि इसका इत्लाक अब सिर्फ तहरीक इंसाफ पर ही होना है या सब सियासी जमातों पर होगा, सब रहनुमाओं पर होगा जिनके केसेस हैं? नहीं, देखें, जो केसेस इस वक्त नैब में अंडर इंक्वायरी हैं या अदालतों से वापस हुए हैं, इस बुनियाद के ऊपर ये तो कानून अमेंड हुआ था, उनका तो दोबारा ट्रायल होगा। लेकिन मामला ये है कि उन केसेस में 90 रोज़ा रिमांड जो है वो लोग तो काट चुके हैं, उसके बाद जो है वो बेलें जो है वो उनकी हो चुकी हैं। अब ये 90 दिन का रिमांड जो है ये तो अब पीटीआई बड़े लोग काटेंगे ना। फराह गोगी के लिए तो 90 दिन का रिमांड होगा जी। और उसके बाद ये है कि जमानत का अदालत के पास इख्तियार नहीं होगा, तो साल 1.5 में तो जो है वो जमानतें नहीं होती नहीं। तो ये जो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि ये काला कानून है और इसमें ऐसी स्थितियाँ मौजूद हैं जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की भी राय है कि ये खत्म होनी चाहिए। ये बात दुरुस्त है। सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट खुद एतराज़ कर चुकी है नैब कवानीन पे भी और जिस तरीके से उसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आज बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो कुछ अरसे से ये कहते हुए आए हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ एक पार्टी को दी जा रही है, नून लीग को। आज भी उन्होंने ये कहा है कि हमारे इत्तेहादियों को दी जा रही है लेवल प्लेइंग फील्ड। साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे इत्तेहादियों के हवाले से कहा जाता है कि जब मुश्किल में होते हैं तो पाँव पड़ जाते हैं, जब मुश्किल से निकल आते हैं तो फिर गला पकड़ लेते हैं। जरा सुनिए कि क्या कह रहे थे वो। इस तरीके से जनरल पाशा साहब, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी और एक सियासी जमात मिलके आरओ इलेक्शंस करवा के 2013 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को गैर जमहूरी तरीके से इस सूबा से निकाला गया और तब जो इस बात पे जश्न मना रहे थे अब उसका नुकसान भुगत रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड का बात मैंने उठाया है, ये शिकायत किसी और से नहीं, एक सियासी जमात से हैं। हमारा एक इत्तेहादी के बारे में कहा जाता था कि जब वो मुश्किल में हैं वो तो पाँव पकड़ते हैं, मगर जब मुश्किल से निकलते हैं वो गला पकड़ते हैं। जी राना साहब, तो शिकवा उनका ये है कि आपको जो है लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है, बाकी किसी को नहीं दी जा रही। दूसरा आप पे तंज भी कर रहे हैं कि जब आप मुश्किल में होते हैं तो पाँव पकड़ लेते हैं, मुश्किल से बाहर निकलते हैं तो गला पकड़ लेते हैं। फिर देखिए, मेरे ख्याल में एक सियासी कारकुन के तौर पे बिलावल भुट्टो साहब जो है बिल्कुल सही लाइन और सही सियासी बयानबाजी कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि PMLN का एक अपना वोट है और वो इंटैक्ट है अल्लाह के फजल से, और मियां नवाज शरीफ साहब के आने के बाद इसमें इजाफा भी होगा और वो पूरी तरह से मुतारिफ भी होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अब अट्रैक्ट करना है उस वोट को जो PMLN का मुखालिफ है। आप अगर वो PMLN की मुखालफत नहीं करेंगे, PMLN को इस तरह की जो है वो बातें नहीं करेंगे तो फिर उसको किस तरह से अट्रैक्ट करेंगे। तो इसलिए जो है वो ये सारी बातें जो हैं वो उस वोट को जो कि हमारा मुखालफ वोट है उसको अट्रैक्ट करने के लिए जो है वो ये बयानबाजी कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में इसमें वो और तेजी लाएंगे। तो हमें तो इसकी कोई परवाह नहीं है। हमारा मुखालफ वोट जो है वो पीपल्स पार्टी को भी जाए, वो PTI को भी जाए, और भी किसी जमात में अगर हमें गालियाँ दे के उस वोट में से हिस्सा लेना है तो वो भी ले, और हमें इससे जो है वो फायदा होगा। वो जितने हिस्सों में तकसीम होगा तो PMLN की कामयाबी जो उतनी यकीनी है। राना साहब, वो अगर सियासी तनकीद कर रहे होते, परफॉर्मेंस को कंपेयर कर रहे होते तो एक सियासी तनकीद देखी जाती, लेकिन वो तो वही तनकीद कर रहे हैं जो आप 2017-18 में पाकिस्तान तरीके इंसाफ पे करते थे कि उनकी सहूलतकारी हो रही है, इदारे उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि सपोर्ट आपकी हो रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बायस है, वो हमारे डेवलपमेंट स्कीम को रोककर दूसरे सूबों में जारी रखे हुए हैं। केयरटेकर गवर्नमेंट में जो लोग हैं वो हैं जो कि नून लीग से करीब हैं। वो तो ये तनकीद कर रहे हैं कि आपकी फैसिलिटेशन हो रही है। ये कैसे, किस तरीके से आपके हक में जाती है बात? ये तो सारी बेबुनियाद चीजें हैं। ये तो अपने बयानिए को तकदीर देने के लिए
झूठ सच तो बोलना ही होता है ना। ये सब बेबुनियाद चीज़ें हैं, बिल्कुल इनकी कोई जो है वो बुनियाद नहीं है, ना कोई जो है वो फैसिलिटेशन है, ना कोई जो है वो अपना जो है वो हमारे बंदे जो है वो हुकूमत में हैं। बाकी अब ये है कि अगर सिंध में कोई उनके लोगों ने कोई हादसा वहाँ पे घेरा हुआ है, तो अब उनकी अगर कोई वहाँ पे आप देखना, अब नैब का कानून बहाल हो गया, तो अब नैब के अगर कोई वहाँ पे शिकंजे में आ गया तो फिर ये कहेंगे कि शायद हमारी वजह से आ गया है या कोई हमारी फैसिलिटेशन हो रही है। तो वो तो अगर किसी ने कोई हरकत की है, किसी ने कोई जो है वो कोई काम किया है, तो उसकी फिर बात को उसको आपको क्यों लग रहा है कि सिंध में जो मामलात हैं उसका ताल्लुक है उनकी तनकीद पे जो वो आप पे कर रहे हैं? नहीं, सिंध में जो पोस्टल ट्रांसफर हुई है उसके ऊपर भी पीपल्स पार्टी को काफ़ी गिला शिकवा है। फिर उसके बाद उनके कुछ जो हुकूमत में लोग थे सिंध गवर्नमेंट में, उनके मतलब भी मेरी इंफॉर्मेशन है तो मैंने वेरीफाई नहीं किया, उनको भी सुना है कि बुलाया है नैब ने और बाकी मामला में, तो उसके ऊपर भी वो काफ़ी परेशान है। तो कुछ उसकी वजह से भी हो सकता है। और दूसरा ये है कि पंजाब में PMLN मुखालफ वोट एक्सेप्ट करने के लिए उन्हें लेकिन ये एतराज़ खाली इनका तो नहीं है ना, जो उमर सैफ साहब हो गए, आहद चीमा, फवाद हसन फवाद, इस पर तो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत लिखा है कि ये तासुर नहीं जाना चाहिए, और पीपल्स पार्टी शिकवा कर रही है कि आप लोगों ने ऐसे लोगों को अपनी काबीना में शामिल किया है जिनके ऊपर ये एतराज़ है कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी के बहुत करीब हैं। ये तो खुद जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत लिखा है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने। देखिए, अगर उसको खतरा है या इस बारे में कोई तथ्य है तो उन लोगों का हमारी जमात से कोई तल्लुक नहीं है। वो बैरोक्रेट हैं, उन्होंने अपनी नौकरी की है, उन्होंने अपनी मुलाजमत की है। अब हमारे साथ अगर किसी ने बतौर बैरोक्रेट काम किया है तो डजंट मीन कि वो हमारा कोई पॉलिटिकल अलाई हो गया। इस तरह से तो जो है वो सरफराज लोधी साहब भी हमारे साथ रहे हैं, नवारुल हक कादर साहब भी, उनका भी हमारे साथ तल्लक रहा है। इनमें से बहुत सारों का पीपल्स पार्टी के साथ भी तल्लक रहा है। तो ये तल्लक जो है वो इस बात की बुनियाद से नहीं बनता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। राना साहब हमारे साथ मौजूद थे, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ हासिल करेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब ने। कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कायरा साहब, सबसे पहले तो नैब अमेंडमेंट्स के हवाले से बताइएगा। PDM हुकूमत ने, आपकी हुकूमत ने ये अमेंडमेंट्स की थी, सुप्रीम कोर्ट ने आज इसे कलअदम करार दे दिया है। इमरान खान साहब कह रहे हैं बड़ा अच्छा किया, वो कह रहे हैं कि मैं भी केसेस भुगतूंगा, और जो दूसरे केसेस हैं वो भी बहाल हो गए हैं, तो अच्छी बात है। आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? इस पे मेरी जमात के सरबराह ने, चेयरमैन ने अपना बयान दिया है, और हमारा मौक़िफ़ यही है कि हमने ये तरामीम की थी कि इस कानून के अंदर जो सुकम है, जो इसका कोर्सिव यूज़ होता है, वो ख़त्म हो जाए और ट्रांसपेरेंट जो अमल है वो जारी रहे, और जो लोग इसमें दीगर इदारों के अंदर इनकी इंग्रेस है या दीगर कवानीन के साथ तसादम है वो ख़त्म हो जाए। अदालत का ये फैसला, अंदाज़ा हो रहा था कि अदालत क्या फ़ैसला देगी, फैसला आ गया। हमें तो कभी भी ना पुराने कानून से कोई डर था, ना नए कानून से डर है। पहले भी हम भुगतते रहे, अब भी भुगतेंगे। जो भी सूरत है, अगर कोई गुनाहगार है सज़ावार होगा। लेकिन हमारा मुतालबा तो पहले भी शहजाद यही था ना कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, वो हमारा आज भी है। और इस कानून के अंदर देखिए, बाकी अभी जदीद आगे फैसला जब आएगा, डिटेल जो इख्तलाफी नोट है वो आएगा, इसके ऊपर फिर क्या लायामल आता है। लेकिन हमारे लिए ये कोई अचंभे वाली बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। सही। और आप कह रहे हैं कि कानून का इतलाक अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, और इसी हवाले से बिलावल साहब ने आज भी बात की कि लेवल प्लेइंग फील्ड भी होनी चाहिए इंतखाबात में, और कह रहे हैं कि मेरा एक जमात की तरफ इशारा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड उनको दी जा रही है। आज उन्होंने ये भी कहा कि हमारे इत्तेहादी जो है उनके बारे में ये कहा जाता है कि जब मुश्किल में होते हैं पैर पकड़ते हैं, जब मुश्किल से बाहर आते हैं तो गला पकड़ लेते हैं। इस हवाले से भी हमने राना सनाउल्लाह से पूछा कि ये बात क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा दो, एक ये कि नून लीग का पंजाब में वोट है, तो जाहिर सी बात है अगर हमारे मुखालिफ उन्होंने इलेक्शन लड़ना है तो इस तरह की बेबुनियाद बात करेंगे, बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाएंगे। दूसरा वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि सिंध में जो इस वक्त
ट्रांसफर पोस्टिंग है उस पर पीपल्स पार्टी को एतराज है और हो सकता है उनके लोगों ने अगर कोई गलत काम किए हैं तो नैब कानून का इतलाक उन पर होगा, इसीलिए वो हम पर बरस रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी खबरें मार्केट में थी कि कोई लिस्ट बन गई, एग्जिट कंट्रोल पे आ गया, या स्टॉप लिस्ट बन गई, या कितने पैसे फलां के घर से निकल आए फलां। ये जो एक मीडिया वार चलती रहती है अनफॉर्चुनेटली झूठ पे मबनी, इस तरह की खबरें थी। इसमें कोई सदाकत और तो नहीं है। और अगर किसी ने गलती किया तो मैं बिल्कुल आपके प्रोग्राम में वाजे कह रहा हूँ, whosoever he is, he will face and he should face। कोई दूसरी राय नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, हमारे जो गिले शिकवे थे वो पार्टी की CEC के अंदर हुए, जो अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे वो सारे मेंबरान ने अपने बयान किए और फिर जनाब जरदारी साहब को ये इख्तियार दिया कि वो जहाँ जहाँ पे हमारे गिले हैं उन फोरम से या उन जमातों से या उन लोगों से एड्रेस करें, और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा क्या लाएमल है। तहम्मुल अभी भी यही रखा गया कि मामला जो है वो डायलॉग के ज़रिए हल किए जाएँ। ये किसी तसादम की तरफ जाने वाली बात नहीं है। अगर जमात के अंदर बैठे हुए 50-60 लोग, टॉप की लीडरशिप इकट्ठी होती है तो वो अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात, अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। उनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, किसी जमात के अंदर यूनिफॉर्मिटी नहीं हो सकती, लेकिन उन अपने अपने ख्यालात के इजहार के बाद ये इख्तियार दिया गया है। और देखिए इंशाल्लाह आइंदा चंद रोज़ में जरदारी साहब रेलेवेंट जगहों पे जहाँ जहाँ वो मुनासिब समझेंगे बात करके फिर अपनी जमात से मशवरा करेंगे और फिर हम इस पे प्रॉपरली अपनी राय देंगे। अभी मैं नहीं चाहता कि मेरी किसी गुफ्तगू से इस माहौल को नुकसान पहुंचे। लेकिन इससे ये बात तो सामने आती है कि कल तक ये रिपोर्ट किया जा रहा था आपकी पार्टी में, और हर पार्टी में मेरे ख्याल से ये दो राय होती है कि क्या एग्रेसिव अप्रोच रखी जाए, मुज़ामत की जाए, या मुफाहमाना तरीके से आगे बढ़ा जाए। तो अब आप ये कह सकते हैं कि CEC के बाद अब ये फैसला हुआ है कि तमाम एतराज़ात जरदारी साहब को सुपुर्द कर दिए कि वो इसका हल तलाश करेंगे, रेलिवेंट फोरम पे जाके बात करेंगे, यानी कि मुफाहमत के जरिए ही पीपल्स पार्टी चाहती है कि हल निकल आए सब चीज़ों का। देखिए, डायलॉग का मतलब सिर्फ मुफाहमत नहीं होती। डायलॉग के जरिए ना अपने माजी से सीखना भी होता है ना। अगर माजी में हम चीज़ों पे लड़ते रहे, वो दुरुस्त था या गलत फहमी पे मबनी लड़ाइयाँ थी, तो उसका एक तरीका ये था कि हल कर लेते, उससे कितना फ़ायदा हुआ। और एक तरीका ये भी था कि बैठ के मामलात को हल करने की कोशिश करते, और अगर डायलॉग के जरिए मामले हल होते तो ज़्यादा बेहतर होता। हमने तो इमरान खान साहब का जब स्टैंड अप हुआ पड़ा था पार्लिमान का अदलिया के साथ और इमरान खान का साथ, उस वक्त भी पीपल्स पार्टी ने कोशिश की कि डायलॉग के जरिए रास्ता निकल आए। रास्ते निकल भी आए, मामले नज़दीक भी पहुंच गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली खान साहब ने उसको सैबोटाज कर दिया। तो ये मामला कोई ये नहीं होता कि हम कोई बिल्कुल मुकमुका हो गया, फलान हो गया, नहीं। आपने डेमोक्रेसी का रास्ता ही डायलॉग है, उसके जरिए मामला हल करने हैं, और अगर नहीं तो फिर आगे अगला रास्ता की बातें होती। तो कारी साहब, जो आप भी कह रहे हैं कि अब जरदारी साहब को हमने अपने एतराज़ात बता दिए, वो रेलेवेंट फोरम्स पे जाके बात करेंगे। अभी तक तो पब्लिकली आपने ये कहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आपको एक बायस नजर आता है, तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से बात करिए क्योंकि वो तो आप लोगों की आला क़यादत कर चुकी है, या किसी और रेलेवेंट इदारे की तरफ भी इशारा आप कर रहे हैं कि उनसे भी बात करनी पड़ेगी तभी लेवल प्लेइंग फील्ड आपको मिलेगी? नहीं, उनसे क्या गिला, उनसे तो बात नहीं है। अगर किसी केयरटेकर गवर्नमेंट से है तो इनसे करेंगे, अगर इलेक्शन कमीशन है तो उनसे करेंगे, अगर किसी जमात से है या अपने साबका इत्तेहादियों से है तो उनसे करेंगे। ये तो एक जनरल सब लोगों ने अपनी आराध दी ना। मैंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात बयान किए, दीगर ने अपने किए, और उनको कहा कि ठीक है जी, आप जहाँ जहाँ मुनासिब समझते हैं बात कर लें। एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो कोई इख्तलाफ इस वक्त है नहीं कि उनसे बात की जाए, वो तो इलेक्शन के लिए कह रहे हैं। और ये मामला भी मैं इस पर ज़्यादा बात इसलिए भी नहीं करना चाहता, को ये कुछ दिन इंतजार करना चाहिए हमें, आपको नहीं। आप अपनी तज्जिए कर सकते हैं, आप अपनी आरार रख सकते हैं, लेकिन मुझे अपना बयान देते हुए ये बात अपने मलहूज़े खातिर। लेकिन कारी साहब, अभी राना साहब कह रहे थे कि बेबुनियाद इल्ज़ाम है कि लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ नून लीग को प्रोवाइड की जा रही है। मैंने उनसे पूछा 2017-18 में आप ये शिकवा करते थे तहरीक इंसाफ के हवाले से, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, नून लीग के हवाले से ये तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद है पीपल्स पार्टी के। तो ज़रा ये तो कम से कम बता सकते हैं ना कि किस किस्म की आपको लगता है कि सहूलतकारी हो रही है, या लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ नून लीग को दी जा रही है? क्या एतराज़ है इस हवाले से आपके? ये तो घुमा के आपने फिर वही सवाल कर दिया जिसका जवाब मैंने कहा मैं नहीं दे सकता इस वक्त। मैं अभी देना मुनासिब नहीं समझता कि किसी भी मेरी बात से दुरुस्त या गलत, अगर इससे कोई भाम पैदा हो या तलखी पैदा हो तो वो इस वक्त मुनासिब नहीं है, जब हमने अपने क़यादत को ये इख्तियार दिया है कि वो बात करें।
मतलब एटलीस्ट ये बात इससे आगे बढ़कर है, क्योंकि ये तो आप लोग पब्लिकली कह चुके हैं ना कि केयर टेकर में कुछ लोग हैं जिनकी क्लोजनेस है, कुर्बतें हैं नून लीग से या उनके करीब समझे जाते हैं। देखिए ये बातें बियॉन्ड दैट तो आप भी कर रहे हैं, ये बातें आप भी कर रहे हैं, हमारे लोग भी कर रहे हैं, लेकिन मैंने अर्ज किया कि इसका हमारे इत्तेहादी हैं माजी के, और अभी भी हमने कोई दुश्मनियां हमारी नहीं हैं। इख्तलाफात के बावजूद, गिले शिकवों के बावजूद, एतराज़ात के बावजूद हमने जमहूरियत के लिए, इस मुल्क के अवाम के लिए हमने उन्हीं फोरमों पे इकट्ठे बैठना है। हम हुकूमत और अपोजिशन में हो सकते हैं, लाजम नहीं है कि आप इत्तेहादी बन के ही बैठे। अगर आप हुकूमत और अपोजिशन के तौर पे भी बैठे तो फिर भी जो रूल है गेम का उसके मुताबिक आपने आगे बढ़ना है। एक आखिरी सवाल कर साहब चीजों से कि एज ऑफ नाउ क्या आपको ये लगता है कि ये 2017-18 का रिपीट होने जा रहा है जब एक फेवरेट पार्टी होगी रियासत की और उन्हीं को सहूलतकारी मिलेगी एज ऑफ नाउ? मैंने अर्ज किया ना कि इस सवाल का जवाब मैं अभी इसलिए नहीं देना चाहता। आप मुझसे जो पूछना चाहते हैं उसका जवाब देंगे, लेकिन मुनासिब रंग में देंगे। इससे वही बात फिर दोबारा ट्रिगर होगी। आपका जो पहले सवाल मतलब मसला अगर हल नहीं हुआ तो फिर आप इस पे शायद अपनी पोजीशन वाज़े करें। मसला हल हो गया तो यकीनन फिर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया यही तरीका। कारी साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में इतना ही, शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।